नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बहुत ही खास और बेसिक टॉपिक पर। अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखा जाए तो ये चैप्टर उन सभी बदलावों की नींव है जो हमारे आसपास लगातार हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के एक छोटे से रहस्य से। जरा सोचिए, गर्मियों के दिनों में अगर दूध को स्लैब पर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? या फिर लोहे का तवा या कोई कील नमी वाली जगह पर काफी देर रखे रह जाएं। होता यह है कि इनकी शुरुआती पहचान और रूप रंग दोनों कुछ ना कुछ बदल जाते हैं, है ना? और मजे की बात तो ये है कि ये जो आम से बदलाव हमें दिखते हैं, असल में यही तो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ है। बहुत आसान है। इसके 4 मुख्य इंडिकेटर्स या इशारे होते हैं। पहला, उसकी अवस्था या स्टेट में बदलाव आना। दूसरा, रंग बदल जाना। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा, तापमान यानी टेम्परेचर में चेंज आना। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो जरूर हुआ है। तो आज की इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा काफी सिंपल है। हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। रासायनिक समीकरण, इन समीकरणों को संतुलित करना, 5 अलग-अलग तरह की अभिक्रियाएं और आखिर में रियल लाइफ में इनके उपयोग और कुछ अहम सवाल। चलिए आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, रासायनिक समीकरण। इसे हम रसायन विज्ञान की एक रेसिपी भी कह सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी रिएक्शन को पूरे वाक्यों में लिखने बैठें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करके इसे एक शॉर्ट हैंड रेसिपी की तरह लिखते हैं। इस रेसिपी में जो चीजें शुरुआत में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, जिन्हें हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है। और जो नया आइटम बनकर तैयार होता है उसे दाईं तरफ लिखते हैं, जिसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। बीच में लगा तीर हमें बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रहा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हुए और उनके मिलने से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद हो गया। एकदम सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जो है समीकरणों को संतुलित करना। और इसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान या मास को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब है कि समीकरण के दोनों तरफ वजन एकदम बराबर होना चाहिए। इसे बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। इसमें बस तीर के दोनों तरफ मौजूद तत्वों के परमाणुओं को गिनना होता है और फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं से गुणा करके उन्हें तब तक सेट करना होता है जब तक कि दोनों पलड़े एकदम बराबर ना हो जाएं। अब इन समीकरणों को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं? इसके लिए हम इन फॉर्मूलों के साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। जैसे ठोस यानी सॉलिड के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और पानी में घुलें जलीय विलयन यानी एक्वस के लिए AQ। बस ये छोटे छोटे सिंबल्स लगा देने से पूरी प्रक्रिया एक ही नज़र में शीशे की तरह साफ हो जाती है। चलिए, बैलेंसिंग तो हमने सीख ली। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, जहां हम 5 मुख्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक तरह से केमिकल चेंजेस का पूरा कैटलॉग ही है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, जुड़ना। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक सिंगल नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं। बिल्कुल कोयले के जलने की तरह, जहां कार्बन और ऑक्सीजन आपस में हाथ मिलाकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसके ठीक उल्टी होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक अकेला बड़ा पदार्थ टूटकर कई छोटे छोटे और सिंपल हिस्सों में बंट जाता है। जाहिर है किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही, राइट? तो इस टूटने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अक्सर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। जब हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को क्वथन नली में डालकर बर्नर पर गर्म किया जाता है तो हीट की वजह से वो टूटने लगते हैं। नतीजे में क्या मिलता है? भूरे रंग का सॉलिड आयरन ऑक्साइड और साथ ही सल्फर की विशिष्ट गंध वाली गैसें बाहर निकलती हैं। ये वियोजन का एक बहुत ही शानदार नज़ारा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये थोड़ा मजेदार है। इसमें एक ताकतवर यानी ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कमजोर तत्व को उसके यौगिक से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डाल दें तो लोहा कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और देखते ही देखते घोल का रंग बदल जाएगा। इसके बाद बारी आती है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ दो यौगिक आपस में अपने आयनों की पूरी तरह से अदला बदली कर लेते हैं, एकदम म्यूचुअल एक्सचेंज। और अक्सर इस प्रोसेस में एक ऐसा अघुलनशील ठोस बनता है जो नीचे बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। और हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है उपचयन और अपचयन का। सिंपल भाषा में कहें तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन घटती है तो वो उपचयन है। इसका उल्टा अपचयन है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब ये दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे हों, तब हम इसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन को अगर आंखों से देखना हो तो चाइना डिश में थोड़ा कॉपर पाउडर लेकर उसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि वो फटाफट हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है और उसके ऊपर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन के जुड़ने का एकदम परफेक्ट विजुअल है। अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वास्तविक जीवन में इन सब का उपयोग और कुछ जरूरी सवाल। आखिर ये केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ फिट बैठती है? चलिए इसे सीधा अपनी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। आखिर लोहे की वस्तुओं को या हमारे घरों की ग्रिल्स को पेंट क्यों किया जाता है? इसका सीधा सा जवाब उपचयन की प्रक्रिया से जुड़ा है। दरअसल पेंट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये लोहे को हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के सीधे संपर्क में आने से रोक देता है। अगर ये परत न हो तो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे हम संक्षारण या आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। पेंट इसी बर्बादी को रोकता है। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट्स को सील करने से पहले उनमें अक्सर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसके पीछे भी बढ़िया साइंस है। इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी को रोकने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि जब तेल या फैट वाली चीजें लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो उनका उपचयन हो जाता है। इससे उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। नाइट्रोजन गैस बहुत ही अक्रिय होती है, तो वो एक सेफ ढाल बना देती है जिससे चीजें लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती हैं। इन सभी बातों और एग्जाम्पल से एक बात और साफ होती है कि हर रिएक्शन में एनर्जी का भी बड़ा रोल है। जिन रिएक्शंस में ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है, जैसे हमारा सांस लेना यानी श्वसन या सब्जियों के छिलकों का खाद में बदलना, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसके उलट जिन रिएक्शंस को पूरा होने के लिए ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ती है, वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखा जाए, सांस लेने से लेकर खाना पचाने तक रसायन विज्ञान हर जगह मौजूद है। और जाते जाते मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा अभी अपने आसपास कमरे में नजर दौड़ाइए। इस सटीक क्षण में आपको क्या लगता है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया आपके आसपास चल रही है? क्या वो किसी लोहे के कब्जे पर लग रही हल्की सी जंग है, या शायद आपके खुद के शरीर के अंदर चल रही ऊष्माक्षेपी श्वसन प्रक्रिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।